हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता प्लस एप्लीकेशन। मैं कुंदन गौतम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मुझे आप शायद पहचान भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी पहचान रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश सब्जेक्ट की जानकारी दूंगा मैं आपको। 11th 12th के लिए हमारे सफलता प्लस एप्लीकेशन पर हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे पहली बार एक न्यू अराइवल लेके हम लोग आए हैं, जिसमें हम सभी शिक्षकों की एक नई टीम है। हालांकि टीम जरूर नई है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है। सभी लोग आपस में एक को रिलेशन बनाकर हम लोग आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और इन बात का ध्यान रखेंगे कि आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। तो मैं आपको आज के इस टॉपिक पे जिसका नाम है सिलेबस ओवरव्यू क्लास 12th के लिए ये लेकर आया हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं पहले, चूंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है आपका, और इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ाई मिलेगी। जो हमारा साल भर का जर्नी हमारा और आपका रहेगा, उसमें हम किस तरह से आपको नॉलेज देंगे, किस तरह से आपसे बातें करेंगे, किस तरह से आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपको आप में एक मोरालिटी का विकास करेंगे। यानी कि सिर्फ शिक्षा ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि एटिक्वेट्स यानी संस्कार भी जरूरी होता है। तो हम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और हमारी पूरी टीम है जो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपसे रूबरू होंगे। डेली ये ऑनलाइन क्लास चलता है, शायद आपको शेड्यूल मिला हुआ है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये डेली करते रहेंगे। हम लोग इसे यूट्यूब पे भी पब्लिश करेंगे, लेकिन ये ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि 100% वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे। लेकिन एप्लीकेशन पे आप इसे परचेस करें, इसके लिए आपको परचेस करना होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सफलता प्लस एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इस पर आप इसे परचेस करें। परचेस करने के बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंग्लिश फुल कोर्स, यानी 12th के फुल कोर्स हम लोग करवाते हैं। सफलता प्लस एप्लीकेशन का नाम हो गया। सिलेबस ओवरव्यू में आज हम लोग क्लास 12th के, इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के एप्लीकेशंस सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि इन्हें इस पूरे साल में हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके सारी टॉपिक के बारे में आपका जिक्र करते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे कंपटीशन हो, कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो हम लोगों को बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी टॉपिक शुरू करें, फिजिक्स करें, मैथ्स करें, केमिस्ट्री करें, बायोलॉजी करें, तो इन सब में आप ये गौर करेंगे कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता होगा। ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग बेसिक फैक्ट्स को लेके चलेंगे, और हमारा इट्स माय कंपल्सन के बिहार बोर्ड में, खास तौर पे बिहार बोर्ड में 10th तक आप जानते होंगे कि मैंडेटरी नहीं होता है इंग्लिश पढ़ना। पढ़ना इन द सेंस ये कि आप अगर नहीं भी पास करते हैं तो आप उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको डिग्रीज दी जाएगी मैट्रिकुलेशन की। इस बात को आप भली भांति जानते होंगे, हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इन सारे सिलेबस को पूरा करके हम करेंगे क्या, हमारा फ़ायदा क्या है, हम क्या कर पाएंगे। जो आप, जब मैं बोलता हूँ कि हमारा क्या फ़ायदा है, तो हम आपके रेफरेंस से बोल रहे हैं, यानी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो इससे मुझे क्या मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग अभी एक जर्नी जो स्टार्ट किए हैं, वो उस परसेप्शन को ठीक करने के लिए है, जो परसेप्शन हमारी सोसाइटी ने बना कर हमें दिया है। हम लोग जनरली किसी को इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं, दो चार लाइन इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक पॉजिटिव परसेप्शन आता है, और वो पॉजिटिव परसेप्शन जो होता है वो हमें और भी एक्साइटेड करता है कि नहीं, हमें ऐसा ही बनना चाहिए। आप किसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हुए देखते हैं, आप किसी को शुद्ध संस्कृत में बोलते हुए देखे होंगे, लेकिन आप में उतना उत्साह नहीं होता होगा जितना कि आप किसी को अंग्रेजी बोलते हुए देखते होंगे। यानी कि हमारा दिमाग में एक माइंडसेट, हमारा एक माइंडसेट हो गया है कि जब भी हम किसी को इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा जानकार होगा, बड़े शहर का होगा, अच्छी जानकारी रखता होगा।
तो ये सब हमारा माइंडसेट है और हम इसी माइंडसेट को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं। मॉडर्न एरा है, तो हम सबको एक भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें अगर शामिल होना है तो वी विल हैव टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल। आज के डेट में डिमांड है, अगर आप बीटेक कर लेते हो, है ना, आप अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हो, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन सही नहीं है तो निश्चित तौर पे आप अच्छे कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको शेयर करूं कि मैं एक बार ट्रेन से दिल्ली से आ रहा था, और दिल्ली से आते समय में मुझे एक व्यक्ति मिला, एक स्टूडेंट टाइप का ही था जो मेरे ही कंपार्टमेंट में बगल वाली सीट पे था। तो चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा था तो बातचीत होने लगती है ऑब्वियसली। उसमें वहाँ पे उसके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिखा हुआ था उसके टी शर्ट पे। तो मैंने फॉर आवर क्यूरियसिटी हमने पूछा उनको कि भाई आप इस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं। तो उसने बताया कि नहीं नहीं ये तो मेरा पुराना है, और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। हमने बोला कि आप कहाँ से किए हैं और कैसे किए हैं, कैसे जॉब कर रहे हैं। एक जो चूंकि काफ़ी लंबा टाइम रहता है दिल्ली से यहाँ पटना आने में, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने बातचीत करने का मौका मिला। अब उसमें उसने बताया कि मैं सत्यम इन्फोसिस में काम करता हूँ, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, और इनफैक्ट उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मेटलर्जिकल साइंस से किया हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किए हो, है ना, और आप सत्यम इन्फोसिस में आप काम कर रहे हो जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। तो उसने उस समय बताया था, जो उसने बताया, बोला कि देर इज़ नो मैटर, कोई मैटर नहीं होता है कि आप मेटलर्जिकल से करो, मैकेनिकल से करो। हालांकि मैं ये हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा के लिए ये लागू हो, इम्प्लीमेंट हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं कि अगर आपके पास मैकेनिकल भी डिग्री है और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। आप इंजीनियर ही नहीं बल्कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं और किसी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ, सामान्य सा अर्थ ये हो गया कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन इंग्लिश है, इफ यू हैव कम्युनिकेशन इंग्लिश, यू कैन अचीव योर ऑल द टारगेट्स इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में उन सारे टारगेट्स को हासिल कर सकते हैं जिसे आप डिजर्व करते हैं, जिसे आप सोचते हैं, जिसे आप करना चाहते हैं। तो इसी बात को लेके मैं जो एक्साइटमेंट, मेरी स्टोरी यही था उसमें बताया, और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ शायद ऐसा होता है। तो और ख़ास तौर पे जब 11th-12th की जो जर्नी होती है, एक टर्निंग पॉइंट होती है। यानी जब आप क्लास 1 में थे, नर्सरी में थे, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसा करके आप आगे बढ़े। जब 10th का एग्ज़ाम दिया आपने, तो आपने एक माइलस्टोन को क्रॉस किया। अब ये दूसरा माइलस्टोन हमारा मिलने वाला है 12th का। जो 12th का जो हमारा माइलस्टोन मिलेगा वो एक टर्निंग पे है। जिस तरह से आप ऐसे मान सकते हैं, आप इस तरह से मान सकते हैं कि ये एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, और आपका यहाँ पर 10th है, यहाँ पर आपका 10th बोर्ड है, ठीक है। लेकिन अब आपका यहाँ पे से जो आप रास्ता घूम रही है, यानी कि अब आप जब यहाँ पर हैं तो आप 12th में हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 12th में हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये आप जब टर्निंग पे होते हैं तो निश्चित तौर पे आप बाइक टर्निंग पे ले जाते होंगे, साइकिल आप टर्निंग पे ले जाते होंगे, तो ऑब्वियसली बहुत शांत रहते, अति सॉरी शांत कहता हूँ मैं आप निश्चित तौर पे वहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहते होंगे, कॉशसली आप पार करते होंगे। तो इसी तरह से जब आप 12th में हैं तो आपको कॉन्शियसली एंड कॉशियसली आपको इसे पार करना है, क्रॉस करना है। और जब ऐसा करेंगे और यहाँ पे जब अगर हमारा सुधार हो गया, अगर हम इस तरह से अच्छे से पार कर गए, तो फिर सीधा रास्ता मिलता है जीवन का, और फिर आप जीवन की गति को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। मेरा मानना ये है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है और इस टर्निंग पॉइंट में 12th बोर्ड है, और यहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सभी विषय की जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हम सारे सब्जेक्ट लेके हमारी पूरी टीम आई है, और मैं आपको इसमें इंग्लिश पढ़ाने वाला आया हूँ। तो इंग्लिश जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बेसिक से नॉलेज देंगे, बेसिक से नॉलेज देने के लिए हमने ये सारा टॉपिक्स तैयार किया है। एंड आप बेसिक तो कह सकते हैं कि बेसिक से नॉलेज देंगे, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि हम लोग 0 टू हीरो करेंगे, यानी कि 0 लेवल से लेके चलेंगे और इसे ले चलेंगे हीरो लेवल तक। यानी कहने का मतलब है कि आपको किसी भी टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत ना हो, अच्छे नंबर से आप पास करें, इस बात की हम लोग गारंटी दे सकते हैं अगर आप मेरे साथ चलने का वादा करो। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू कर लेते हैं। हम लोग शुरू कर लेते हैं बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक फैक्ट्स, यानी ग्रामर होता क्या है, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं हम, हमें ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता क्यों है।
नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। इन सब चीज़ का स्टडी हम लोग करेंगे बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स क्या होता है, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स क्या होता है, सिलेबल्स क्या होता है, एफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, क्लाउजेस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, कितने तरह के फ्रेज यूज करते हैं। ये सारा नॉलेज हम लोग लेंगे बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कुल मिला के दुनिया में जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के, उन सबको 8 भागों में बांटा जाता है, और वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, कंजंक्शन होंगे और इंटरजेक्शन होंगे। तो उन सब का स्टडी हम किस में करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे हम जो करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, कि जब मैं इसे पढ़ाऊंगा तो मैं इस तरह के पीडीएफ शॉर्टकट में लेके आया करूंगा, खाली जगह रहा करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना है तो हेडिंग डाला हुआ रहेगा पीडीएफ में, और या फिर पीपीटी में लाऊंगा तो, और उसमें से जगह छोड़ के रखूंगा, और मैं आपको हिंदी में लिख के समझाऊंगा। इंग्लिश में बोलूंगा भी, इंग्लिश में लिखा हुआ भी रहेगा, और हिंदी में समझाऊंगा। हिंदी में इसलिए समझाऊंगा क्योंकि ये हिंदी मीडियम का खास तौर पे बैच है, और हिंदी मीडियम के जो बैचेस हैं तो इसमें हम लोग हिंदी में भी पढ़ाना हमारी मजबूरी हो जाती है। ठीक है। सेंटेंस पढ़ाऊंगा, क्लाउज पढ़ाऊंगा। सेंटेंस में कितने तरह के वाक्य होते हैं, क्लाउजेस क्या होते हैं, सब। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस का इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद इसके यूसेज पढ़ेंगे, और मेन यूज 12th के बोर्ड में इससे कम से कम 4 से 6 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि कुल मिला के टाइम एंड टेंस से 4 to 6 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आपको पढ़ना है। डिफिनेशंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स, उसमें टाइम इन टेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैंने काफ़ी अच्छा पीडीएफ अट्रैक्टिव बना दिया है, आपको ये मिल जाएगा। यूजेस ऑफ टेंसेस, रूल्स ऑफ टेंसेस हम इसमें पढ़ाएंगे, यानी कि ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। आपको डिफिनेशंस पढ़ाऊंगा एंड स्ट्रक्चर्स, पहला टॉपिक होगा, और उसके बाद इसका यूसेज। और उसके बाद मैं आपको गारंटी लेता हूं कि अगर आप इसे मन से पढ़ लेंगे तो 12th बोर्ड तक एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम क्या क्या चीज़ का स्टडी करेंगे, तो एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे बदलते हैं, ये भी कुल मिला के लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है। हालांकि जो मैं ये बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक आध नंबर प्लस माइनस ये हो सकता है, क्योंकि ये तो बिहार बोर्ड की मर्जी चलेगी। हम लोग जो क्वेश्चंस आते हैं जो 2025 में पूछा गया था, उसके आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग देखेंगे फिर कि किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलते हैं और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बदलते हैं। फिर आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या होता है भाई, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इससे भी हमारा 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग पढ़ेंगे फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, एक मिनट। खैर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वो पिछला वाला पेज में था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड एक्सक्लामेटरी, और उसके पहले एक पहले पेज में जो चला गया, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ठीक है। ये सबका आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं वो सब हम इसमें जानकारी देंगे। सेंटेंस को एनालाइज कैसे करते हैं, यानी सेंटेंस के कंपोनेंट्स का स्टडी कैसे करते हैं, वो हम लोग एनालिसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी उन सारे कंपोनेंट्स को अलग, यानी जोड़ अलग अलग करना एनालिसिस, और जोड़ना सिंथेसिस करना, यानी कॉम्बिनेशन करना। इससे भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशंस आ गया, प्रीपोजिशन से भी हमें प्रश्न पूछा जाएगा।
अब आ जाता है हमारा फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जब आप याद रखेंगे तो आपको कम से कम 2 से 5 नंबर का फायदा होगा। आर्टिकल्स का रिवीजन हम करवा देंगे, आर्टिकल्स हम 11th में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 12th में आपको रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, जो इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल में बटा होता है। ये पूरी की जानकारी हम लोग देंगे, जो कम से कम 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंटोनिम्स, जो कि आपको याद करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, और आपको पता होगा कि ये कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक मिनट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और उसके बाद आता है हमारा रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जो रेनबो पार्ट 2 हम देखेंगे, रेनबो पार्ट 2 में हम लोग इस चीज़ को फील करेंगे कि लिटरेचर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, वो खास तौर पे हम लोग जब रेनबो पार्ट 2 में चलेंगे तब जाके होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि ये 2 कुल मिला के ये बुक पढ़ना है, और इस दोनों बुक में हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे उसका डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस, है ना। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना, सॉरी दूसरा स्टेप में हम लोग रख लेते हैं वर्ड मीनिंग, या ये फिर वर्ड मीनिंग तो आपको मिल जाया करेगा आपको पीडीएफ के रूप में। उसके बाद तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, यानी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद हमारा आता है, लास्ट में आता है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में 2 पार्ट होंगे। एक हमारा होगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, है ना, और एक पार्ट हमारा होगा शॉर्ट आंसर, एक पार्ट हमारा होगा शॉर्ट आंसर। और उसके बाद समरी, यानी आप ये खुद देखेंगे कि इतने एक एक चैप्टर में इतने चीज करने होंगे। डिटेल्ड एनालिसिस, वर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में समरी। तो एक तो होता है कि आप किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो एक तो समय ज़्यादा लग जाएगा, और बच्चों का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो जो इंटरेस्ट, अंग्रेजी में कहावत एक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जब बहुत कुछ हासिल ना करना हो तो जो कर सकते हैं उतना करेंगे। तो इसलिए हम डिटेल एनालिसिस करके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपका अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सही में है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, यानी इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। और इसी तरह से स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब हम लोग करेंगे स्टार्ट तो मैं बताऊंगा। कैसा लगा ये वीडियो, निश्चित तौर पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक और सब्सक्राइब वगैरह यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, समय दिया, और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मैं जितनी बात बोला हूँ, जितनी कमिटमेंट मैंने किया है, उन सारी चीज़ों को निभाऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।